हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत गुड इवनिंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी लोग जीवीएन लिखकर भेजेंगे। यस यस यस, जल्दी से आ जाइए और स्वागत है आप सभी का। टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला अध्याय शुरू किया है, तो आज उसका जी लास्ट लेक्चर है। अच्छा, कल मेरी जो है वो मंजिल में क्लास थी, तो मंजिल में क्लास थी तो मैं वेक्टर्स पढ़ा रहा था। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत वेक्टर्स आप जानते हैं। तो वेक्टर्स में भी जब मैंने कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस देखे, तो कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्राइंगल, है ना, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्राइंगल। अब जब मैं वो सवाल उन 12th वाले बच्चों को करवा रहा था या ड्रॉपर्स को करवा रहा था, तो मुझे अंदर से फील आई कि यार अर्जुना वाले तो इन सवालों को फोड़ देंगे, बस थोड़े उसमें वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट मिक्स करने हैं, बट जो बेसिक और कॉर नॉलेज है वो तो यही है, ट्राइंगल की रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो मुझे ये बताओ कितने लोगों ने वो ट्राइंगल रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बहुत सीरियसली लिया है और वो सारी जानकारी या तो याद कर ली है या फिर सर लिखकर हमने सामने चिपका ली है, हाँ ना, जल्दी से बताओ, किया है कि नहीं किया ऐसा? हाँ। और आप अगर क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलोगे तो वो वेक्टर 3D है भाई, और क्लास 11th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम एंड स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही, तो याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो जेई मेंस है वो करीबन करीबन आज से 1 साल बाद में होने वाला है। तो इंफॉर्मेशन तो यही है, ऐसा नहीं है कि मैं जब अगले साल आपको 12th में पढ़ाएंगे तो आपको वो वापस से नहीं बताया जाएगा, बट अगर आपको पहले से पता हो तो सर रिवीजन होती है, तो वो चीज तो अलग होती है। याद कर लिया, बहुत बढ़िया, शॉर्ट नोट्स में लिख लिया, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। तो सर आज हम बात करेंगे फैमिली ऑफ लाइंस की। फैमिली ऑफ लाइंस जो टॉपिक है वो हमने लास्ट क्लास में शुरू कर दिया था, और दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज द लास्ट टॉपिक। वैसे इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है, होमोजेनाइजेशन और कुछ लोकस के सवाल, वो हम देख लेंगे। ठीक है, है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ, जब तक आप लोग 12th में पहुंचोगे तब तक 12th मेड इजी भी आ जाएगी मैथ्स की, घबराइए नहीं। ठीक है, शाबाश। अब आते हैं सर फटाफट, एक सेकेंड। अब आते हैं सर फटाफट, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा, जल्दी से बता दो भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? सर हमने देखा फैमिली ऑफ लाइंस। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है सर, कि अगर हमें 2 लाइंस दी जाए, वैसे तो बड़ी सर अजीब सी स्टेटमेंट है ये, कोई लाइन दे रहा है अरे मैंने कहा सुधर जा भाई। अगर आपको 2 लाइंस दी जाए और उन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाखों करोड़ों लाइंस हो सकती हैं, तो सर ये पूरा एक बनता है फैमिली। अब इस परिवार को डिनोट करने का तरीका क्या होता है सर? इन लाखों करोड़ों परिवार को डिनोट करने का होता है, मतलब लाखों करोड़ों स्ट्रेट लाइंस को एक साथ डिनोट करने का तरीका L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। दिस रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइंस व्हिच पासेस थ्रू, दिस रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2, और उसके बाद में लैम्डा इज ए कांस्टेंट या पैरामीटर आप जिसको बोल सकते हो। ठीक है ना, लैम्डा इज ए पैरामीटर जिसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको सवाल में जानकारी दे रखी होगी। क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है ये वाली चीज, है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सर ये वाली बात एकदम क्लियर है, तो CLR लिखकर भेजेंगे। अब हम आते हैं जी रिवर्स यूज ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पे। मेरे ख्याल से पिछली क्लास में तो कोई होमवर्क नहीं था, है ना, पिछली क्लास में कोई होमवर्क था क्या? बोलो, पिछली क्लास में कोई होमवर्क तो नहीं था, डिब्बी कुछ थे जरूर, मैं मान सकता हूं, बट देयर इज नो होमवर्क इन दी पिछली क्लास, है ना। पिछली क्लास में सर मेरे ख्याल से तो कोई होमवर्क नहीं था। यस, डिब्बी थे और वो डिब्बी आपने सॉल्व कर लिए होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं, क्योंकि आसान आसान थे, बिल्कुल सही। तो अब हम बात करते हैं सर रिवर्स यूज ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस का। क्या मतलब है सर? कभी भी वो आपको, जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया था टॉपिक, तो कभी भी आपको अगर ये वाली चीज दिखाई दे, दैट इज वो बोले कि ये वाला
जो लाइन है ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करती है, तो जैसे ही आपको ये वाला शब्द दिखाई दे आप डायरेक्टली फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में जब सोचेंगे तो आप L1 प्लस लैम्डा L2 बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब यहां पर कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। अगर हम ऐसा बना लेते हैं तो उसके बाद में सर L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दैट फिक्स्ड पॉइंट। इतनी कहानी क्लियर है। अब हम इसको सवालों में लगाकर देखते हैं कि सर व्हाट इज द रिवर्स यूज। समझ में आया, रिवर्स इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं। जैसे ये वाला सवाल है जी, ठीक है, आराम से देखना। ax प्लस बी वाई प्लस सी पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस, फाइंड द फिक्स पॉइंट इन एवरी कंडीशन। हर एक कंडीशन में वो आपको फिक्स पॉइंट बताना है। और ये एक लाइन है। अब सर ये एक लाइन कैसे, ये तो बहुत सारी लाइन है। मैंने कहा हाँ, कैसे बहुत सारी लाइन कैसे है? आप ए कुछ भी ले सकते हो, बी कुछ भी ले सकते हो, सी कुछ भी ले सकते हो। तो बेसिकली सर ये इनफाइनाइट लाइंस लिखी हुई है। ये कैसी लाइंस लिखी हुई है? इनफाइनाइट लाइंस लिखी हुई है, वेयर ए एंड बी एंड सी आर कैन बी एनी कांस्टेंट। पहले पार्ट में हमें कंडीशन दी गई है कि एबीसी अगर एपी में हो तो बताओ ये फिक्स्ड लाइन कौन से पॉइंट से पास करेगी। तो मैंने कहा अगर 3 पॉइंट्स एबीसी या 3 नंबर्स एबीसी एपी में होते हैं तो बीच वाले का दुगना इज सम ऑफ अदर 2, है ना। तो मतलब जहां पर आपको बी दिख रहा है वहां पर मैं ए प्लस सी अपॉन 2 लिख सकता हूं। बोलो हाँ है ना? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने कहा ये जो स्ट्रेट लाइन है जरा देखना कैसे ऑपरेट करना है। अब मुझे फिक्स पॉइंट वाली बात दिखी तो मैं फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में सोच रहा हूं। बी की वैल्यू ए प्लस सी अपॉन 2 है या सी की वैल्यू 2b माइनस ए है, कुछ भी ले लो। एक पैरामीटर की वैल्यू यहां से निकालते हैं, दैट इज ए प्लस सी अपॉन 2। तो मैंने यहां पर लिख दिया दिस इज a बाई 2 सी बाई 2, ठीक है जी। और साथ में आ गया सर y और यहां आ गया c और यहां पे आ गया ax। अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ a बता दो। तो सर ये लिखा हुआ है ax, सामने देखना बेटा, दिस इज ए वाई अपॉन 2, दिस इज c अपॉन 2 y प्लस c बराबर 0। सर इन दोनों में से अगर आप a कॉमन ले लो तो दिस इज x प्लस वाई अपॉन 2, और इसमें से c कॉमन ले लो तो दिस इज y बाई 2 प्लस 1 बराबर 0। अब आप एक काम करो कि सर पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही मैं a से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस यहां पर आ जाएगा c बाय a और यहां पर आ जाएगा y बाय 2 प्लस 1 बराबर 0। कितने लोगों को L1 प्लस L2 दिखाई दिया अब जाकर? ठीक है, ये एक लाइन थी। ये कंडीशन आपने पैरामीटर्स या मतलब कांस्टेंट्स के बीच में दी कि भाई वो लोग एपी में है तो हमने ये कंडीशन लिख ली। एक पैरामीटर की वैल्यू मैंने बी की वैल्यू पुट की, आप सी की भी और ए की भी पुट कर सकते हो। तो फिर ऐसा करने के बाद में हमने ऐसा इकट्ठा कर लिया। नाउ दिस इज L1, दिस इज L2 और ये जो है ये रोल प्ले कर रहा है सर लैम्डा का, ठीक है जी। दिस इज लैम्डा और दिस इज L2। तो सर जब भी L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 होता है तो ये एक फैमिली ऑफ लाइंस है। और ये जो है ये कौन से फिक्स पॉइंट से पास करेगी सर? ये कौन से फिक्स पॉइंट से पास करेगी सर? ये फिक्स पॉइंट पास करेगी। पहले L1 बना लो। तो जो भी लाइन की इक्वेशन है उसको 0 के बराबर, दिस इज L1 हो गया। और L2 क्या हो गया सर? y बाई 2 प्लस 1 बराबर 0। यहां से सर y की वैल्यू -2 आ गई, है ना। तो y बराबर -2 एक लाइन होगी और यहां से कितना आ गया? यहां से आप बोल सकते हो सर y बराबर -2x। अब इन दोनों लाइंस का मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दीजिए। तो इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया सर, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा y की जगह -2 रखोगे तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। तो सर वो फिक्स पॉइंट जहां से ये लाइन हमेशा पास करेगी वो फिक्स पॉइंट है 1, -2। हम कैसे कमेंट कर पाए? क्योंकि हम फैमिली में उसको कन्वर्ट कर पाए, ठीक है, हाँ है ना। अब जरा देखना इसकी एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक देख लो भाई, ठीक है, या फिर जिसको आप ट्रिक बोलोगे सर, ट्रिक से भी सीधा सीधा हो जाता है। हमें लाइन दी गई है ये वाली ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और abc के बीच में जो कंडीशन हमें दे रखी है, द कंडीशन गिवन इज कि सर ये लोग जो हैं ये एपी में हैं तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो a बराबर -2b प्लस, सॉरी इसको इधर लेके आए तो a -2b प्लस सी बराबर 0। अब ये भी सही है और ये भी सही है ना, क्योंकि ये आपने दे रखा है और ये भी आपने सवाल में दे रखा है। तो वो फिक्स पॉइंट निकालने का आप डायरेक्टली एक तरीका और भी लगा सकते हो, इनको डायरेक्टली कंपेयर कर दो, ठीक है बेटा।
और पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी आप, या फिर पूरी मैथमेटिक्स में जब भी आप दो चीजों को कंपेयर करो तो मेक श्योर कि एक चीज सेम होनी चाहिए, चाहे वो किसी का कोफिशिएंट हो चाहे वो कांस्टेंट टर्म हो। तो मैंने देखा कि दोनों में कांस्टेंट टर्म इज द सेम और दोनों की पोजीशन भी सेम है। सी इस तरफ लिखा हुआ है, यहां पर भी सी लिखा हुआ है, सर दोनों में हमारी कांस्टेंट टर्म सेम है। ठीक है, यहां पर बी का जो कोफिशिएंट है सर वो कितना है y, और यहां पर जो b का कोफिशिएंट है वो कितना है -2, तो y की वैल्यू -2 आ गई। यहां पर जो a का कोफिशिएंट है सर वो है x, और यहां पर जो a का कोफिशिएंट है सर वो है 1, तो x की वैल्यू सर 1 आ गई। दैट फिक्स पॉइंट इज 1, -2। तो आप ये ट्रिक भी लगा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो बेसिकली फैमिली का रिवर्स यूज हमें समझ में आ गया सर। अब सर इसी में ही हमें दूसरा पार्ट दिया गया है। अब दूसरे पार्ट में क्या बोला है, सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई दूसरे पार्ट को। सर दूसरे पार्ट में उसने बोला है कि ए बी और सी जो है वो किसी एपी के पहली, पांचवी और 11th टर्म है। तो बनाओ एक रिलेशन बनाओ एबीसी में, क्योंकि पहले पार्ट में एबीसी में आपको डायरेक्ट रिलेशन दे रखा था, दूसरे पार्ट में आपको एबीसी में थोड़ा सा रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो सर किसी एपी की पहली टर्म इज ए, उसी एपी की पांचवी टर्म इज बी, और उसी एपी की 11th टर्म इज सी। ठीक है सर, मान लेते हैं उस एपी की, चलो पहली टर्म तो यही होगी। ठीक है, सेकंड टर्म अगर हमें लिखना है तो, सॉरी फिफ्थ टर्म लिखना है तो कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म प्लस 4d, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ध्यान रखना ये मैं उस एपी के कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा हूं। और 11th टर्म हो जाएगी सर a प्लस 10d। अब मुझे यहां से एबीसी में रिलेशन बताओ। तो सर सिंपल सी कहानी है, डी की वैल्यू निकालो। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए अपॉन 4। डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन 4, और ये डी की वैल्यू यहां पुट कर दो तो एबीसी में एक रिलेशन आ गया, c बराबर a 10, डी की जगह b माइनस ए अपॉन 4। सर ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2 लो एलसीएम, तो दिस इज 2a प्लस 5b माइनस 5a, और डिनोमिनेटर वाला जो 2 था उसको इधर भेज दिया। तो मैंने कहा बेटा एबीसी में क्या रिलेशन आ गया, सर ये आ रहा है -3a, इसको लेफ्ट में लेके जाओगे तो +3a। सर ये है +5b, लेफ्ट में लेके जाओगे तो -5b, और सर ये है +2c। सर ये रिलेशन आ गया। अब आप यहां से चाहो तो किसी एक पैरामीटर की वैल्यू निकाल लो, चाहे b की वैल्यू, चाहे a की वैल्यू, चाहे c की वैल्यू, वो उठाकर उसमें रखो और L1 प्लस लैम्डा L2 क्रिएट करो। तो वहां से दो लाइंस आएंगी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। वरना अभी अभी हमने एक ट्रिक देखी कि सर हमारे पास में जब एक ऐसी लाइन लिखी होती है तो आप डायरेक्टली उसको कंपेयर कर सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को। दोनों को कंपेयर करने से पहले एक चीज सेम बना लो भाई साहब। सर इसमें कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट है वो 2c लिखा हुआ है, तो यहां पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, अब कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा कंपेयर आप नहीं कर सकते। चलिए सर अब कंपेयर कर लेते हैं। तो जो x का कोफिशिएंट है सर वो है 2a, सॉरी a का जो कोफिशिएंट है, a का जो कोफिशिएंट है सर वो है 2x, और यहां a का कोफिशिएंट है 3। यहां जो b का कोफिशिएंट है सर वो 2y, और यहां जो b का कोफिशिएंट है सर वो है -5। तो x की वैल्यू आ गई जी 3/2 और y की वैल्यू आ गई -5/2। तो सर वो कौन सा पॉइंट हो गया, यही पॉइंट हो गया 3/2 -5/2। ये वो पॉइंट है इस कंडीशन के अंदर जब ये लाइन हमेशा इस फिक्स पॉइंट से पास करेगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज द रिवर्स यूज ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जब हमें एक लाइन दी जाए और उसमें कुछ पैरामीटर्स घूम रहे हों और वो बात करे कि भाई ये एक लाइन फिक्स पॉइंट से पास करेगी, तो हम L1 प्लस लैम्डा L2 बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सवाल है वो पेज नंबर 186 पे आपके लिखा हुआ है, ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत है नहीं। अब यहां आते हैं जी, ये सवाल है जेईई मेंस 2019 का। आराम से पढ़ो इस सवाल को। रिवर्स यूज ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पे एक सवाल आपको यहां से भी मिलने वाला है। अब ये जो फैमिली ऑफ लाइंस वाला कॉन्सेप्ट है ये आगे चलकर जहां पर भी काम आए तो अपने दिमाग के घोड़े एक्टिवेटेड रखिएगा प्लीज। ठीक है, कंसीडर द सेट ऑफ ऑल द लाइंस। देखो लैंग्वेज उसने क्या यूज की है, वो बोल रहा है कि सारी लाइंस का सेट कंसीडर करो। सर ये तो एक ही लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, इसको वो लाइंस क्यों बोल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप पी क्यू और आर की वैल्यू बदलोगे वैसे वैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेगी, इसलिए वो इसको लाइन की जगह लाइंस बोल रहा है। ठीक है, और पी क्यू और आर के बीच में ये रिलेशन दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द लाइंस आर नॉट कॉन्क्यूरेंट। सारी की सारी लाइंस एक पॉइंट से पास नहीं करेंगी, सारी की सारी लाइंस कॉन्क्यूरेंट होंगी, मतलब एक ही पॉइंट से पास करेंगी और वो पॉइंट ये होगा।
सारी की सारी लाइंस पैरेलल होंगी, ईच लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन, हर एक लाइन ओरिजिन से पास करेगी। तो देख लेते हैं सर, इन दोनों को वापस से कंपेयर कर दिया सर, दैट इज पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर बराबर 0। इसमें आर का कोफिशिएंट 1 है, मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। इसी को ही मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा सर 3/4 पी प्लस इसको 4 से डिवाइड किया तो 1/2 क्यू प्लस आर बराबर 0। दोनों को कंपेयर करने से पहले मैंने क्या किया, इनका कांस्टेंट पार्ट सेम कर लिया, मतलब कोई भी एक पार्ट सेम किया है, आर का कोफिशिएंट। अब कंपेयर कर दो सर, यहां पर p का कोफिशिएंट है x, यहां पर p का कोफिशिएंट है 3/4, यहां पर q का कोफिशिएंट है y और यहां पर q का कोफिशिएंट है सर हाफ। तो हां सर, ये सारी की सारी लाइंस एक ही पॉइंट से पास करेंगी, है ना। और सर एक ही पॉइंट से पास करेंगे, उसके लिए तो L1 प्लस लेमडा L2 बनाना है। तो मैंने कहा आजा भाई, वो पॉइंट ये होगा 3/4 कॉमा हाफ। अब सर इसको आप कैसे बोल सकते हो कि ये सारी लाइंस एक ही पॉइंट से पास करेंगी? मैंने कहा उसका जवाब तो L1 प्लस लेमडा L2 है। तो यहां से मैंने क्या किया, आर की वैल्यू उठाई, आर की वैल्यू उठाई और वो इसमें पुट कर दी, जरा देखना। तो ये लिखा हुआ है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, दैट इज 3p, आर की जगह लिख सकते हो सर -3p -2q अपॉन 4/4, ये आर की वैल्यू होगी। p का कोफिशिएंट आ रहा है सर दैट इज x -3/4 प्लस q का कोफिशिएंट आ रहा है सर दैट इज y -हाफ। अब सर एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को p से जो है वो डिवाइड कर दो, ठीक है ना। इस पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड कर दो, तो यहां पर मुझे L1 प्लस लेमडा L2 बनता हुआ दिख रहा है। सर ये रही एक लाइन की इक्वेशन, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। जब इसको 0 करोगे तो x -3/4 बराबर 0, तो x बराबर 3/4। तो दिस इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज द लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये L1 प्लस लैम्डा L2 हो गया। तो सर ये सारी की सारी लाइंस एक ही फिक्स पॉइंट से पास करेंगी। जब सारी लाइंस एक ही पॉइंट से पास करती हैं तो उसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है दैट इज कॉन्क्यूरेंट। और वो पॉइंट कौन सा है सर, दैट इज 3/4 कॉमा 1/2। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं सर रिवर्स यूज पे। फिर ये वाला जो सवाल है ये आपके पेज नंबर 193 पर छपा हुआ है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इस सवाल को लिखने की भी जरूरत नहीं है सर, हम सीख गए, है ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब आए सर इस चीज पे, द एल्जेब्राइक सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस टू ए वेरिएबल स्ट्रेट लाइंस बी 0, देन दैट लाइन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर। ठीक है, एक कोई वेरिएबल लाइन है, ठीक है, हाँ है ना। एक कैसी लाइन है सर, वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है। अब वेरिएबल स्ट्रेट लाइन चाहो तो आप y बराबर एम एक्स प्लस सी मान लो, चाहे उसको जनरल फॉर्म में मान लो, कैसे भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने वो स्ट्रेट लाइन मान ली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब यहां पर ये एल्जेब्राइक सम क्या होता है सर, ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एल्जेब्राइक सम की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे समझो कि मैंने आपको एक लाइन दी, ध्यान सुनना, जैसे दिस इज x प्लस वाई -4 बराबर 0। ये 4 से पास करेगा और इधर भी 4 से पास करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पॉइंट दूं यहां कहीं पर, दैट इज 2 -3, और एक पॉइंट यहां कहीं पर दे देता हूं सर, दैट इज लेट्स से 5, 6। इन दोनों पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालो, ठीक है सर। तो डिस्टेंस निकालने का मतलब कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हो आप, मैंने कहा हां। तो जब मैं आपसे एल्जेब्राइक डिस्टेंस पूछूं, अब ये एल्जेब्राइक डिस्टेंस क्या होता है वो समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो सर ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट जो है वो लाइन की इक्वेशन में रखते हैं, 2 -3 -4 एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स के सम का रूट, ये काम हम करते हैं। बस ध्यान रखना कि अब यहां पर मॉड मत लगाना। तो जो डिस्टेंस साइन के साथ लिखा जाता है सर, किस चीज का साइन, कि भाई साहब ये पॉइंट जो है, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज।
घबराइएगा मत दोस्तों, आ रहा हूं मैं। हम्म, तो आई होप मेरी आवाज फिर से आ रही होगी, है ना? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से बताइए प्लीज। आवाज आ रही है? पार्सल 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 वाले आ जाते हैं, घर पे कोई होता नहीं, तो ये सब काम भी मुझे डील करने पड़ते हैं। बड़ा ही अजीब सा माहौल है यार, है ना? और ये पार्सल वाले भी उस टाइम पे आते हैं जिस टाइम पे भाई साहब नहीं आना चाहिए। आई तो वैसे किताब ही है। समथिंग इज कुकिंग। यस। बाद में धीरे धीरे कुछ सस्पेंस, कुछ चीजें बचा के रखनी चाहिए ना, उसी में मजा है। बहुत बढ़िया आ रही है सर। हाँ, व्हाट हैपन तो सर हमें जानना है। वो नहीं जानेंगे तो सर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए ना आए, हमारे पेट में गैस होने लग जाएगी सर। आप मानते नहीं हो इस बात को, है ना? आए ना। ऑफलाइन में भी सर कोई टीचर अगर बाहर चला जाए, भाई साहब कौन है देखिए क्या होगा, चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए चला गया, मजे भाई साहब एक दूसरे की बातें बातें कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हम्म। हाँ, मुझे इस चीज से एक कहानी याद आ गई कि हमारे एक टीचर हुआ करते थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो जब वहां कोटा में पढ़ते थे तो एक ही हॉल में ना बहुत सारे बच्चे बैठते, 300-400 बच्चे थे या 150-200। तो स्पीकर्स लगे होते थे पीछे तक ताकि आवाज टीचर की बहुत अच्छे से आए। तो उनके क्या है, घर से फोन आया और वो फोन उठाने की इतनी जल्दी में वो अपना माइक ऑफ करना भूल गए। हाँ, तो वो बाहर जाकर ऐसे एक तरफ कान के हाथ लगाकर, क्योंकि शोर बहुत आ रहा था बाकी क्लासेस से और जो भी, तो बाहर जाकर वो अपनी बीवी से ही बात कर रहे थे। हाँ, है ना? बोले तुझे बोल तो दिया मैं अभी क्लास में हूं, हाँ जो पहनना है पहन ले भाई, शाम को चलेंगे, अभी शाम होने में वक्त है। हाँ, है ना? अभी शाम होने में वक्त है, ठीक है, मैं घर आऊंगा तो फिर तुम्हें पिक करके वहां चलेंगे, अपने किसी शादी में जाने की बात कर रहे होंगे। भाई साहब जैसे ही क्लास में आए, एज ए स्टूडेंट आई कैन फील, भाई साहब पहले तो हमने टेबल पीटी, फिर पूछा सर कहां जा रहे हो। कुछ देर तो उस टीचर को ये नहीं समझ में आया कि इनको कैसे पता चला कि मैं कहीं जा रहा हूं। फिर बोला तुम्हें कैसे पता? बोले सर आपका मोबाइल ऑन, ओ माइक ऑन था। फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। बोले कहीं नहीं यार, एक कोई फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, पता नहीं कोई शादी का बताया था, बोले वहां जाना है। ठीक है, हाँ, ऐसे ही। हाँ, ठीक है, हाँ, तो वैसे ही तुम्हें भी जानना। बोले मास्टर कहाँ गया पता करो एक बार। कहा सर आपका माइक चालू रह जाता। मैंने कहा बस इसी दिन का इंतजार तो मैं नहीं कर रहा हूं, है ना? चलिए, तो मैं एल्जेब्राइक डिस्टेंस की बात कर रहा था। जैसे आप इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर पुट करते हो टू फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालते वक्त हम ये काम करते हैं, तो सर इसका कुछ साइन होगा। इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करने के बाद में कुछ साइन होगा ऑब्वियसली, कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसके ऊपर मॉड आपको नहीं लगाना है। तो यहां से जो डिस्टेंस आया सर दैट इज -5/√2। ये कहलाता है जी एल्जेब्राइक डिस्टेंस। क्या कहलाता है? एल्जेब्राइक डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस विद साइन। वैसे ही आप जब इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालोगे, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को d1 बोलूं तो d1 कितना आ जाएगा? यहां पर मैंने रखा 5, यहां 6, यहां 4/√2। अब मैंने मॉड नहीं लगाया, तो ये जो वैल्यू आ रही है बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव आ रही है, तो सर ये एल्जेब्राइक डिस्टेंस है। तो उसने क्या बोला कि एक वेरिएबल लाइन है। क्या है बेटा? एक वेरिएबल लाइन है, और उस लाइन की इक्वेशन ये रही, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। डायग्राम मैं थोड़ा सा फाइनली ऐसे ही बना दे रहा हूं। मान लो इस लाइन पर मैं 3 पॉइंट्स, मैं जनरल सवाल सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। 3 पॉइंट x1 y1, q x2 y2 और r x3 y3। इन तीनों पॉइंट से डाली गई डिस्टेंस, एल्जेब्राइक डिस्टेंस आपसे पूछ रहा हूं, d1, d2 और d3। आप मुझे ये डिस्टेंस मत बताओ, मुझे एल्जेब्राइक डिस्टेंस बताओ। तो सर एल्जेब्राइक डिस्टेंस हम d1 कैसे लिखेंगे? एल्जेब्राइक डिस्टेंस d1 कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं सर, ये पॉइंट इसके अंदर पुट करो, बस मॉड मत लगाना। ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर मैं d2 कैसे लिखूंगा? सर ये पॉइंट इसके अंदर पुट करो, डिस्टेंस निकालने वाला सारा प्रोग्राम करिए, बस मॉड मत लगाना। क्या मत लगाना बेटा? मॉड मत लगाना। सर ये लो, और फिर d3 क्या आ जाएगा सर? सिमिलरली ax1 प्लस बी वाई, सॉरी ax3 प्लस बी वाई थ्री
प्लस सी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब यहां पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं ये जनरली सॉल्व कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये तीनों पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, मतलब दिस इज 0,2, दिस इज 2,0 एंड दिस इज 1,1। बट हम जनरली सॉल्व कर लेते हैं, यहां से एक जनरल रिजल्ट आ जाएगा, वही इस पे लगा देंगे। अब उसने बोला है द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स, एल्जेब्राइक सम जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का वो 0 है। मतलब सर आपको क्या कहानी दे रखी है, दैट इज d1 प्लस d2 प्लस d3 बराबर 0। और ऑब्वियसली सर तीन डिस्टेंसेस का सम 0 तभी हो सकता है जब वो एल्जेब्राइक मोड में हो, वरना सर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, समझ पा रहे हो। तो एल्जेब्राइक सम का डिस्टेंस ही 0 बोला उसने, बिना मॉड वाला। ठीक है जी, d1 की जगह मैंने ये लिखा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर d2 की जगह लिखा दैट इज ax2 प्लस by2 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और d3 की जगह सर मैंने ये लिखा दैट इज ax3 प्लस by3 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। अब सर इसका तो एलसीएम लो, इसको निपटा दीजिए क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है। यहां से अगर मैं a का कोफिशिएंट बोलूं तो x1 यहां से x2 यहां से x3, तो यहां पर आ जाएगा x1 x2 x3। सर b का कोफिशिएंट सिमिलर तरीके से दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3। और सर c कितनी बार ऐड हुआ, c प्लस c, सर दैट इज 3c बराबर 0। इसको तो हमने इधर भेज दिया डिनोमिनेटर से, इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा जी 3, यहां पर आ जाएगा जी 3, और यहां से जो है वो 3 गायब हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना। ये एक लाइन है, इस लाइन में मैंने x की जगह एक वैल्यू पुट की और वो वैल्यू है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y की जगह मैंने एक वैल्यू पुट की, वो वैल्यू है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और सर x और y की जगह वैल्यू पुट करने के बाद में ये पूरी लाइन की वैल्यू 0 हो गई। दैट मीन सर ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी लाइन को, इस लाइन को। कैसे, क्योंकि आपने ये दोनों पॉइंट्स x और y की जगह रखे और वैल्यू आ रही है 0, तो लाइन के अंदर कोई पॉइंट की वैल्यू डालने के बाद में अगर हमारे पास में 0 आ रहा है, दैट मींस दैट पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। अब ये दोनों पॉइंट है क्या, सर दिस इज नथिंग बट दिस इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR। ये ट्राइंगल PQR का सेंट्रॉइड है जी। तो अगर आप डायग्राम ध्यान से देखोगे तो सर ये बना, और यहां कहीं पर इसका सेंट्रॉइड लाई करता होगा। तो सर ये जो लाइन है ना, ये हमेशा इसके सेंट्रॉइड से पास करेगी। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर मैं इसकी जनरल बात करूं तो, मतलब जनरल तो मैंने बात कर ली, इसमें क्या हो जाएगा सर, दिस इज 2,0, ये वाला पॉइंट 0,2 ले लो, और ये वाला पॉइंट सर 1,1 ले लो। तो इसमें उसने फिक्स्ड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, तो सर वो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, कुछ नहीं, तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, वो 1 आएगा, क्योंकि 2 प्लस 1 3 प्लस 0 दैट इज 3 अपॉन 3 1, और ये 1। तो अब की बार सर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, हाँ ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक अलग गड़बड़ है, मैं बताता हूं। अभी इस सवाल को इग्नोर करो, तुम अभी इतना पार्ट देखो। ये क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास में एक लाइन दी जाती है और ये तीनों पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर है तो ट्राइंगल बन रहा होगा, ट्राइंगल बनेगा तो सर उसका सेंट्रॉइड भी होगा। तो सर ये जो लाइन होगी ये उसके सेंट्रॉइड से पास करने वाली है, ये हमने फिक्स पॉइंट प्रूव कर दिया। अब सर इस पर्टिकुलर सवाल जिसकी अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2,2 नहीं है, 0,2 2,0 और 1,1 है ना। ये तीनों पॉइंट्स उसने सर अब की बार कोलिनियर दे दिए। ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं बेटा, कोलिनियर है, ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं।
विश्वास नहीं होता तो ये देख लो भाई सर, यहां पर कहीं 2,0, यहां कहीं पर 0,2 और यहां कहीं पर 1,1। बेसिकली इन दोनों का मिड पॉइंट है जी ये। तो सर जनरल केस में ट्रायंगल बनता है, बट स्पेशल केस में आप बोल सकते हो कि X1 ये PQR हो सकता है कि ट्रायंगल ना बनाए। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल नहीं बना रहे PQ और R इस केस में, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, PQ और R अगर ये ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको वो फिक्स पॉइंट कैसे निकालना है, जो हमारा जनरल रिजल्ट आया उसी से ही हमें आगे बढ़ना है। सर जनरल रिजल्ट क्या आया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। जनरल रिजल्ट ये है। इस केस में ट्रायंगल बन रहा है इसलिए हमने उसको सेंट्रॉइड बोल दिया। ट्रायंगल नहीं बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो सर वो फिक्स पॉइंट आएगा आपकी बार 1,1। ये स्ट्रेट लाइन जिसकी वो बात कर रहा है वो हमेशा इससे जरूर पास करेगी। ठीक है, अगर ट्रायंगल बने तो उसके सेंट्रॉइड से, और ट्रायंगल नहीं बने, कोलिनियर हो जाए तीनों पॉइंट्स, तो फिर भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 लगाकर देख लो और पता कर लो कि वो कहां से पास कर रही है। कितने लोगों को बात समझ में आई? ये मैंने जनरल एक्सप्लेन किया, ये एक रिजल्ट भी है। ठीक है, कि अगर एक वेरिएबल लाइन पर हम एल्जेब्राइक डिस्टेंस का सम 0 करते हैं तो वो लाइन हमेशा उसके सेंट्रॉइड से पास करती है जी। सिंपल, बहुत बढ़िया। चलिए कहानी आगे की ओर बढ़ाते हैं, एंड दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं POSL, प्यार से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। पहले मैं आपको बोलूंगा कि व्हाट इज, पहले हम पेयर बनाना सीखते हैं। इमोशनल मत हो, ना ना ना, तेरा पेयर बाद में बनेगा। ठीक है, हाँ, तो पहले हम पेयर बनाना सीखते हैं, फिर पेयर में बिछड़े तो मिलना पा, फिर उसको अलग अलग करना भी सीखेंगे। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज बेसिकली, मैंने यहां पे लिखा है व्हाट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब है सर ये पेयर का? पेयर मतलब कुछ नहीं, दो लाइंस की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो वहां से एक पेयर बन जाता है। हाउ टू फॉर्म पेयर, पेयर बनाना कैसे है? लाइंस की सारी टर्म्स को एक तरफ लेकर आओ और मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर मैं आपको ये वाली दोनों लाइंस दूं, अरे यार ये बड़ी नेगेटिव स्टेटमेंट लग रही है, लाइन दूं जैसे 3x माइनस 4 और 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। जैसे सर ये हमारे पास में लाइन 1 है और ये हमारे पास में लाइन 2 है। तो ऐसा मत करना भाई कि x को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे। ये तरीका नहीं है पेयर बनाने का। आप क्या करो, सारी टर्म्स एक तरफ लेकर आओ। मैं y को इस तरफ ले आया, 3x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। और सर इस इक्वेशन में तो आपने सारी टर्म्स एक तरफ दे ही रखी है। और जब भी मैं बोलता हूं कि एक तरफ, तो कौन सी तरफ, दैट डजंट मैटर। अब अगर मुझे पेयर बनाना है तो सर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x माइनस वाई माइनस 4 एंड दिस इज 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। फटाफट चलिए इसको पेयर बनाते हैं, लिखने वाली कोई भी चीज नहीं है, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो। जब ये जाएगा तो सर दिस इज 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा जी 6x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 8x, माइनस वाई को सभी से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4y। अब 1 को सभी से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 3x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। अब जरा देखना सर, एक एक्स स्क्वायर की टर्म एक वाई स्क्वायर की टर्म, तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स वाई की टर्म, ये एक्स वाई की टर्म, तो ये आ जाएगा सर माइनस 5xy। ये एक्स की टर्म और ये एक्स की टर्म, तो दोनों का एडिशन आएगा सर माइनस 5x। ये y की टर्म और ये y की टर्म, तो इसका आंसर आएगा सर दैट इज प्लस 3y। और कांस्टेंट टर्म अकेली ये रही माइनस 4 बराबर 0। तो सर ये जो बन गया ना, इसको हम बोलते हैं जी पेयर। दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना सर? ये रहा वो पेयर। अब कहानी आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ नहीं, अब तक आपने क्या किया, ये दो लाइन अलग अलग दे रखी थी,
आपने पेयर बनाया, अब सवाल में क्या होगा, एक पेयर दे रखा होगा और इन दोनों लाइंस के लिए जो जो सवाल उठते हैं वो सारे आपसे पूछ लेगा। दो जो सवाल जैसे कि भाई इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, ठीक है, इन दोनों लाइंस की एंगल बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन क्या है, वो दोनों लाइंस कौन कौन सी है। मतलब बेसिकली अब हमें उल्टा जाना है। तो अभी तो आपके सामने ये पूरी फॉर्मेशन की है तो आपको दिख रहा है कि सर ये पेयर इन दोनों लाइंस का है, बट यहां पे कोई भी रैंडम अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं और फिर आपको वो लाइंस नहीं दिखेंगी। तो अब आने वाले टॉपिक में हम यही सीखने वाले हैं। तो पहले मेरे ख्याल से आपको पेयर बनाने आया है ना, कुछ नहीं करना सर, सारी लाइन की सारी टर्म्स को, दोनों इक्वेशंस की सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाना और मल्टीप्लाई कर देना सर, जैसे आपने ऐसे किया। इसको बोलते हैं दिस इज ए जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, है ना। जब आप सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखते हो एक्स में, जिसको आप क्वाड्रेटिक बोलते हो, दिस इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स, दिस इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वाई, अल्फा वाई स्क्वायर बीटा वाई प्लस डेल्टा। अब सर एक्स और वाई में दोनों में सेकेंड डिग्री इक्वेशन मतलब जिसमें किसी भी टर्म की पावर 2 से ज्यादा नहीं जाएगी। ध्यान से देखो सर, ये रही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें पावर 1, इसमें पावर 1, इसमें पावर 0, और इसमें जो नेट पावर है सर दैट इज 1 1, दोनों की नेट पावर मिलाकर आप क्या बोलोगे, दैट पावर इज 2। तो सर ये एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, एक्स और वाई दोनों में मिलाकर लिखी गई है। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक यही था। वहां पर एक चीज बोली गई थी कि एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दो लीनियर फैक्टर्स में कब टूट जाएगी, उसकी कंडीशन बताओ। सर ये वाला डेल्टा ए बी सी एच जी एफ बराबर 0। अरे हनुमान जी में बहुत फोर्स है, गॉडफादर क्लब। ये किस चीज की कंडीशन है कि आप कोई भी एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर्स मतलब स्ट्रेट लाइंस में कब ब्रेक कर सकते हो। आपके दिमाग में, क्योंकि अब तक आपने शायद ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन पहली बार ही देखी है, तो तुम्हें लग रहा है कि सर सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो ये हमेशा इसमें टूटती होगी, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही तो ये इक्वेशन आई है। मैंने कहा भाई ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है ये इच्छाधारी इक्वेशन है। कैसी है? इच्छाधारी इक्वेशन। ये आगे आने वाले सारे चैप्टर समेटी बैठी है अपने अंदर। ये कभी कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बनती है, ये कभी कभी सर्कल भी बन जाएगी, ये कभी कभी पैराबोला, ये कभी कभी इलिप्स और ये कभी कभी हाइपरबोला भी बनती है। तो हर चीज के लिए आपके पास कंडीशन तैयार होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर टाइम पे हम सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको वो कंडीशन भी लिखवा दूंगा कि ये कंडीशन मतलब ये जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ब्रेक होने वाली है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पेयर समझ में आया, कैसे बनाते हैं, पेयर बोलते किसको हैं। और यहां पर हमारे पास में आ गई सर ये रही वो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर इज 2 2, फिर एक एक्स वाई की टर्म है, फिर एक एक्स की टर्म है, एक वाई की टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। दिस इज कॉल्ड एज जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ठीक है भाई। अब व्हाट इज द कंडीशन कि दिस कैन बी रिजॉल्व्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर। ठीक है, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स कंडीशन टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को ही हम और करके बोल सकते हैं टू लीनियर फैक्टर्स। ये दो लीनियर फैक्टर्स में कब टूट जाएगी, दो लीनियर फैक्टर में टूटेगी मतलब दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन में कब टूट जाएगी, ये कब पेयर बनाएगी। तो दैट कंडीशन इज वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, डेल्टा इस डिटर्मिनेंट में ए बी सी ऐसे लिखना है, फिर यहां पर एच, यहां जी, यहां एफ, एच यहां है तो यहां भी एच, यहां जी है तो यहां भी जी, यहां एफ है तो यहां भी एफ। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब 0 होगी तो सर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब 0 होगी तो ये जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में टूट जाएगी। ठीक है, अब एक हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूं कि सर ये कंडीशन कहां से आई होगी। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको क्वाड्रेटिक मान लो एक्स में या मान लो क्वाड्रेटिक वाई में।
मान लेते हैं सर ये क्वाड्रेटिक इन वाई लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक इन वाई कैसे बनेंगे सर, बी वाई स्क्वायर वाली टर्म पहले, फिर वाई वाली टर्म कौन कौन सी है सर, ये रही। इन दोनों में से अगर मैं y कॉमन लूं तो 2hx प्लस 2f इंटू वाई, एंड कांस्टेंट टर्म मतलब y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट मींस जिसमें y नहीं आ रहा, तो 2gx ax स्क्वायर और c, तो दिस इज ax स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अच्छा इसमें जो आप x और y जो भी इसके अंदर रखे जाएंगे या जो पुट किए जाएंगे वो सारे रियल हैं। अगर रियल है तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि सर जिस भी वेरिएबल के टर्म्स में क्वाड्रेटिक लिखी जाती है और वो वेरिएबल अगर रियल वैल्यू अटेन करता है तो सर उसका d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब जब आप इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने जाओगे, है ना, तो यहां से बात नहीं बनेगी। ठीक है, यहां से एक अलग कंडीशन आ जाएगी, यहां से कुछ और कंडीशन आ जाएगी कि यहां सर y की वैल्यू रियल होनी चाहिए। ना 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 वो मत सोच सर फंस गएगा, नहीं मैं ये बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अगर तू इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेगा तो तेरे को एक इनइक्वालिटी मिल जाएगी x में, हमें वो नहीं चाहिए। अभी आपने बोला कि सर इसमें लीनियर फैक्टर बनना चाहिए, मतलब y की कुछ वैल्यू आनी चाहिए, तो मैंने y की वैल्यू ऐसे निकाली, ये कोफिशिएंट ऑफ y है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है भाई, इस पूरे, अरे अच्छा ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर -4 ये वाली चीज इंटू ये वाली चीज अपॉन 2a की जगह कौन बैठा है b। अब सर लीनियर फैक्टर अगर आने हैं तो इस रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक बन रही है, पूरी पिक्चर देखनी है तो ये वाला 2hx प्लस 2f ये यहां रखो, इसका स्क्वायर -4a इंटू सी ये रहा, तो x में यहां पर एक क्वाड्रेटिक बनेगी। अब आप लीनियर फैक्टर चाहते हो, मतलब कि भाई ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि y बराबर समथिंग टाइम्स प्लस माइनस रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इन x अपॉन 2b, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हम लीनियर फैक्टर चाहते हैं, लीनियर फैक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें x की पावर 1 हो और y की पावर 1 हो। तो सर y की पावर तो 1 ये रही, अब सर यहां से मुझे x की पावर भी 1 चाहिए, x की पावर 1 चाहिए और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो सर पक्का ये जो क्वाड्रेटिक है ये परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुई तो ये रूट कभी नहीं हटेगा, रूट कभी नहीं हटेगा तो एक्स की पावर कभी भी 1 नहीं आएगी। ठीक है जी, तो सर अगर ये क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए तो इस क्वाड्रेटिक का जो डी है वो क्या होना चाहिए, 0। तो इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक बनती है जब आप उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करते हो, है ना, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आती है ए बी सी प्लस 2hgf माइनस ए जी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर माइनस प्लस सी, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, मतलब वो जो कंडीशन आती है उस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाने पर, वही कंडीशन इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर आती है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए कि ये कंडीशन कहां से आई। मैंने बहुत ही स्पीडी प्रूफ बताया है, पूरा काम करके दिखाऊंगा तो इट विल टेक टाइम, बट जो भी बात मैंने बोली उसमें से एक भी ऐसी चीज नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव और डरावनी कैलकुलेशन हो सकती है, बट एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सर ये हमने श्रीधराचार्य लगाया है, इसके अंदर एक्स की क्वाड्रेटिक बनी, उस क्वाड्रेटिक में डी 0 करना है, यही कंडीशन आएगी। आप घर पे जाके आराम से चेक करिएगा, यही कंडीशन आने वाली। सर ये कंडीशन कैसे आएगी, उसमें तो एक लाइन में लिखी हुई कंडीशन आएगी, ये तो डिटर्मिनेंट में है, तो मैंने इसको ओपन कर ले भाई, इसको ओपन करेगा तो यही तो आएगा। जैसे कुछ बच्चे इसको भी याद रखते हैं कि जैसे इसको प्लस माइनस प्लस ए, सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच इंटू, सो दिस इज एच सी माइनस जी एफ और प्लस जी इंटू एच एफ माइनस जी बी, है ना। तो यहां से सर ये कितना आ गया, ए बी सी, और प्लस यहां से कितना आ गया, एच जी एफ, एक तो ये वाली टर्म एक ये वाली टर्म, माइनस ये वाली टर्म बताना, माइनस ए एफ स्क्वायर
माइनस बीजी स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर। अब अगर आपको ये डिटर्मिनेंट नहीं याद रखना तो कोई बात नहीं, फिर ये कंडीशन याद रख लो, एक ही बात है। बोथ आर सेम, मैंने इसी को तो ओपन करके लिखा है ये, ठीक है। एबीसी प्लस एच जी एफ माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, बोथ आर सेम, ठीक है। अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं जो कि जेई मेंस में ऐसे सवाल कई बार आ जाते हैं, और ये मैं आपको क्वाड्रेटिक के एंड में भी करवा चुका हूं, बट फिर से देख लेते हैं सर, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो सर पूरा प्रोसीजर कैसे अपनाना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इसको डायरेक्टली कंपेयर कर दो इससे जो आप सेकंड डिग्री इक्वेशन जानते हैं, कौन सी होती है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब डायरेक्टली मैं कंपेयर करने वाला हूं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कंपेयर करने से पहले कांस्टेंट टर्म सेम बना लेनी चाहिए, कि इसमें भी 1 बना लो इसमें भी 1 बना लो, ठीक है। तो चाहे वैसे कर लो, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में फिर वो लैम्डा दिखेगा या वो कांस्टेंट टर्म दिखेगी। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि सर k से डिवाइड कर दो इस पूरी इक्वेशन को, इसमें पूरी इक्वेशन को c से डिवाइड कर दो, तो इस इक्वेशन का भी कांस्टेंट टर्म 1 हो गया और इस इक्वेशन का भी कांस्टेंट टर्म 1 हो गया। अब कंपेयर कर लो, ठीक है। तो वो सारी इक्वेशन में जब आपको डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो बेसिकली एलसीएम लेने के बाद में गायब हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डायरेक्टली कंपेयर करो और मुझे सीधा सीधा बताओ कि a कितना है, b कितना है। सर a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब यहां पर गलती ये होती है कि बच्चे बोल देते हैं h जो है वो 6 है, गलत बात। जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन मैथमेटिशियंस ने रखी, जिससे सर हमारे पास में अगर मान लो ये यहां पर 2 यहां 2 और यहां 2 नहीं लगाते तो होता क्या, इस कंडीशन में h के नीचे 2, g के नीचे 2 और f के नीचे 2 आता। तो उन बुजुर्गों ने ऐसा सोचा कि भाई ये डिनोमिनेटर वाला 2 बच्चों को परेशान करेगा, तो एक काम करो यहीं एक्स्ट्रा एक 2 लगा दो, ताकि जब भी कंपेयर करें तो इससे करें, ठीक है। तो सर हम क्या करेंगे, दिस इज 2h बराबर 6, h की वैल्यू आ गई सर 3, h 6 नहीं है ध्यान रखना, 2g बराबर 3 और g बराबर 3/2। फिर सर 2f बराबर -4 और f की वैल्यू आ गई सर -2, और सर कांस्टेंट टर्म आ गया आपके पास में k। तो मेरे ख्याल से आपके पास में a b c h g f सारे आ गए, है ना। अब चाहो तो इससे डिटर्मिनेंट 0 कर लो कि सर a b और c, h g और f, h g और f, ऐसा कर लो। वरना कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो वो वाला ठीक लग रहा है जो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, दैट इज एबीसी प्लस एच जी एफ एक सेकेंड रुकना, ए इंटू बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच इंटू सी एच माइनस जी एफ और प्लस जी इंटू एच एफ माइनस जी बी। एक गड़बड़ मुझसे हुई है, एबीसी बहुत बढ़िया। सर यहां से भी एक प्लस एच जी एफ की टर्म आएगी और यहां से भी एक प्लस एच जी एफ की टर्म आएगी, तो यहां पर कोफिशिएंट आएगा जी 2। यहां पर जो कोफिशिएंट आने वाला है वो क्या आएगा 2, क्योंकि यहां से भी एच जी एफ यहां से भी एच जी एफ, बाकी सब ठीक लिखा होगा। तो यहां 2 लगा लीजिएगा प्लीज, वरना ये याद रखो। तो एच जी एफ सॉरी एबीसी प्लस 2 एच जी एफ माइनस ए जी स्क्वायर बी एच स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। एबीसी 2 एच जी एफ, ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर सी एच स्क्वायर, कहां गया, ए जी स्क्वायर बी एच स्क्वायर सी एफ स्क्वायर, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, हाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, बी जी स्क्वायर होगा और सी एच स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही, बी जी स्क्वायर होगा और सी एच स्क्वायर होगा,
अबे यार, ए एफ स्क्वायर, ये बी जी स्क्वायर यहां, अब ठीक लग रहा है ना, आराम से देख लो। तो सर ये है वो कंडीशन। अब यहां पर वैल्यू डाल दो भाई। मैं तो ये डिटर्मिनेंट वाले से ज्यादा कंफर्टेबल हूं क्योंकि उसमें तो कुछ याद रखना ही नहीं है। डायगोनल पे एबीसी, एच जी एफ और यहां एच जी एफ, गेम खत्म। फिर उस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है बस। इसमें तो हमेशा गड़बड़ हो ही जाती है जैसा कि आप अभी देख रहे हो। तो सर ए बी और सी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू के प्लस 2। एच कितना है जी? एच है 3, जी कितना है जी? 3/2 और एफ कितना है सर? -2 माइनस ए एफ स्क्वायर। ए की वैल्यू है जी 2 और एफ का स्क्वायर मतलब 4, एफ ही रहा, माइनस बी। बी कितना है सर? 1, जी स्क्वायर, जी कितना है जी? 9/4, बी इंटू जी का स्क्वायर तो ये 9/4 माइनस सी जो कि है सर के, और एच कितना है जी? ये लो। यहां से फटाफट मुझे के की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, और यहां तक बताओ गेम समझ में आया कि नहीं। ये बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के हियर? है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के हियर? के की क्या वैल्यू जल्दी से बताओ। तेईस बटे 7। अबे थोड़ी खतरनाक सी वैल्यू आएगी भाई। हाँ, ये कितना आ रहा है सर? दिस इज 9 और एक 2 उड़ा दिया, 9 और ये आएगा -18, -8 और ये आएगा सर -9/4। सर ये लिखा हुआ है आपके पास में कितना? -26 -9/4 और 26 इंटू 4, 8 और 2 10 और 9, तो सर ये आ रहा है -113/4। किस किस को मैंने क्लब कर दिया सर? कांस्टेंट टर्म ये तीनों गई, ठीक है। और बराबर में सर ये लिखा हुआ है 2 के और ये लिखा हुआ है -9 के, दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा भाई? -7 के लेफ्ट में, राइट में आएगा तो 7 के, तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी -113/28, 113/28, वो भी नेगेटिव का। अब ये कुछ कैंसिल हो रहा है तो और देख लो, वरना यहीं तक ठीक है। ठीक है, तो ये तो सर डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब इसमें ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। बस वो बोलेगा कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, तो आप उसका ये डिटर्मिनेंट 0 कर दो या ये वाली कंडीशन 0 कर दो। जैसी कंडीशन 0 करोगे सर, गेम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, -113/28। अब वापिस आता हूं, ये तो वैसे क्वाड्रेटिक का भी पार्ट है और चाहो तो आप इस चैप्टर का भी पार्ट बोल लो, नॉट ए बिग डील। अब वापिस आता हूं सर इस पे, इससे हमें वापिस उल्टा जाना है। ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से देखना, एक वर्ड यूज किया जाता है दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन, द टर्म या इक्वेशन इन विच, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो, द इक्वेशन इन विच नेट पावर्स ऑफ द वेरिएबल इज सेम। द इक्वेशन इन विच नेट पावर मतलब, या फिर इन विच सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल इज इक्वल। इक्वेशन इन विच सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल इज इक्वल फॉर ईच टर्म। पार्डन माई इंग्लिश, है ना, क्या बोलना चाह रहा हूं वो समझा रहा हूं कि होमोजीनियस इक्वेशन हम उसको बोलते हैं जिसमें जैसे ये वाली इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस। बेसिकली होमोजीनियस आप कहीं पर भी ये वर्ड देखोगे, इसका मतलब होता है सेम, कि दो अलग अलग, जैसे आपने होमोजीनियस मिक्सचर मेरे ख्याल से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी केमिस्ट्री में, जिसमें दो अलग अलग पोर्शंस डाले जाते हैं और वो दोनों सेम इक्वल प्रोपोर्शन में खेलते हैं। तो यहां पर होमोजीनियस इक्वेशन की बात क्या है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म की वेरिएबल की नेट पावर सेम आए। जैसे मान लो
इस टर्म में अगर मैं वेरिएबल की नेट पावर पूछूं सर वो 3, नेट पावर का मतलब है सम ऑफ द पावर्स। तो सर x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, सर ये कितनी आ रही है 3, सर ये कितनी आ रही है दिस इज 3, और ये कितनी आ रही है ये भी 3। इन सभी में हर एक टर्म में वेरिएबल की नेट पावर बराबर आ रही है, तो सर ये होमोजीनियस इक्वेशन है। दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। ये भी आपको बोलना पड़ेगा। डिग्री 3 क्यों? क्योंकि सर हर एक टर्म की पावर का जो सम है वो 3 आ रहा है। हां, अगर मान लो जैसे मैं ये वाली इक्वेशन लिख दूं 7x², जैसे मान लो लिख लो 2x² माइनस 5xy प्लस 8y²। अब सर ये कैसी है इक्वेशन? सर इसमें नेट पावर 2, इसमें भी नेट पावर मतलब दोनों वेरिएबल्स की पावर्स का सम, दैट इज 2, दैट इज 2। तो दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री बराबर 2। तो सर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कैसी हो जाएगी? मैंने कहा देख, यहां पर एक काम कर, x लिख दे, ये लो। नाउ सर दिस इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस क्योंकि सभी टर्म्स में वेरिएबल की नेट पावर इक्वल नहीं है, 2 2 2 और इसमें 1 हो गया, तो दिस इज नॉन होमोजीनियस। ठीक है ना? फिर चाहे तो आप यहां पे 7 लिख दो तो वो भी नॉन होमोजीनियस में आएगा। तो जिसमें सारी टर्म्स में वेरिएबल की नेट पावर इक्वल आए तो उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, और वो जो इक्वल वाला नंबर आया है वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब मैंने ये होमोजीनियस बात क्यों बार बार बोली? क्योंकि अगर मान लो मैं आपको दो लाइंस ऐसी दूं, y बराबर 3x एंड दिस इज 2y बराबर 5x, क्या ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास करती हैं? जी सर, हां सर, दोनों लाइंस जो है वो ओरिजिन से पास करती है, ये आपको दिख रहा है क्योंकि सर ओरिजिन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। और वैसे भी सर मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट पार्ट नहीं होता, वो इक्वेशन ओरिजिन से पास करती है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट पार्ट नहीं होगा तो उसमें वेरिएबल पार्ट सारा होगा। जैसे ये वाली, अभी हमें नहीं पता ये कौन लोग लिखे हुए हैं, बट सर ये भी ओरिजिन से पास करती है, ये भी ओरिजिन से पास करती है, ये भी ओरिजिन से पास करती है। वी डोंट नो कि ये है कौन, बट ये जो भी है ये ओरिजिन से जरूर पास करती है। चेक करके देख लो, x की जगह 0, y की जगह 0 रख के देखो, दिस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो जिस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होती दैट इज ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। मैंने कहा इनका पेयर बनाओ, तो सारी टर्म्स को एक तरफ लेकर आए, मल्टीप्लाइड बाय सर इसमें भी सारी टर्म्स को एक तरफ लेकर आए। तो जब आप यहां से पेयर बनाओगे सर ये आ जाएगा 15x² माइनस 5xy माइनस 6xy प्लस 2y²। तो ध्यान से देखना, ये आ गया सर 5x² माइनस 11xy प्लस 2y²। तो मैंने दो ऐसी लाइंस को मल्टीप्लाई किया है, मतलब पेयर बनाया जो ओरिजिन से पास करती है। तो मेरे पास जो इक्वेशन निकल कर आई है वो कैसी है सर? दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। सर ये होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 2 की, आप चेक कर लो, इसकी नेट पावर 2, इस टर्म की नेट पावर 2, x की पावर 1, y की पावर 1, सम आ गया 2, सर ये भी 2, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। वैसे ही अगर मान लो मैं 3 इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं जो तीनों ओरिजिन से पास करती हैं, y बराबर 3x, y बराबर 7x और लेट्स से सर y बराबर x। तो जब आप इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करोगे, अब हम पेयर से ऊपर चलेंगे, हम 3 इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहां से हमें मिलेगी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। मल्टीप्लाई करके देखना घर पे। ऐसे ही मैं अगर 4 इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं जो ओरिजिन से पास करती हैं, तो हमें मिलती है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 4। पेयर मेरे ख्याल से आप खुद बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन गिव्स ए होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, गिव्स होमोजीनियस इक्वेशन। अब यहां पर ये थोड़ी सी अधूरी स्टेटमेंट है, बट मेरे ख्याल से आप इसको समझ लोगे कि जो भी लाइंस ओरिजिन से पास करती है, अगर हम उनका पेयर बनाएं या 3 को मल्टीप्लाई करें या 5 को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास हमेशा एक होमोजीनियस इक्वेशन आएगी।
होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n रिप्रेजेंट्स n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। दो की है, अगर दो लाइंस को मल्टीप्लाई करोगे तो सर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, 3 को करोगे तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, 4 को करोगे तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 4। ऐसे करके सर आप अगर n स्ट्रेट लाइंस को मल्टीप्लाई कर दो तो दैट रिप्रेजेंट्स होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। ठीक है, बट सर हमें 4, 5, 3 इन पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ दो लाइंस की बात करनी है। मतलब सर ये जो डायग्राम आपने बनाया इसकी बात करनी है। ठीक है, तो सर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या हो जाएगी? दैट इज जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। सर वो ये हो जाएगी ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। पहले ये बताओ ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, होमोजीनियस इक्वेशन है। पावर 2 पावर 2 पावर 2 डिग्री 2 है। और सर ये आपने ऐसे क्यों लिखा? आप ऐसे लिख देते ax² hxy by²। मैंने कहा ये a b और 2hxy इसलिए लिया गया है ताकि आपको यहां से थोड़ा अजीब फील ना हो। ये इतना पार्ट ही होमोजीनियस पार्ट है इसका। ये पूरी इक्वेशन जो है दिस इज नॉन होमोजीनियस, क्योंकि इसमें पावर 2, इसमें पावर 2, इसमें पावर 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 0। तो सर सारी टर्म्स की डिग्री सेम नहीं है या नेट पावर सेम नहीं है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। बट हाँ इस पूरी इक्वेशन का इतना पार्ट होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 वो ये रही आपके सामने। ठीक है भाई, अब मेरे आपसे 4 सवाल हैं। अच्छा ये किसको रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट किसको करती है? दिस रिप्रेजेंट्स 2 लाइंस या मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 लाइंस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। 0,0 से गुजरने वाली 2 लाइंस का मल्टीप्लीकेशन। अब मैंने कहा अब इसके धागे खोल दो। धागे खोल दो मतलब इन दोनों के बीच का एंगल बताओ। इस बार मैं आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पूछूंगा, क्योंकि पहले ही पता है सर हमें ये दोनों लाइंस जो हैं ये कहां से पास करती हैं? ओरिजिन से। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछने का कोई लॉजिक नहीं है, या पूछे तो ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इनकी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कितनी है, और ये दोनों लाइंस कौन कौन सी हैं। आपने मल्टीप्लाई किया है ना, अब अलग अलग करो। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि गेम यहां से यहां जाने वाला है। आपको यहां से शुरू करके यहां जाना है। पहले हम एक हल्का पार्ट देख रहे हैं, दैट इज होमोजीनियस पार्ट। फिर हम नॉन होमोजीनियस, जब ये लंबे वाली बड़े वाली इक्वेशन आएगी उससे भी डील करना सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है, मतलब हमारे पास में 3 मेजर सवाल उठने वाले हैं। कौन कौन से? कि सर इस इक्वेशन के लिए ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। ठीक है ना। तो सबसे पहला इक्वेशन, ये सबसे पहला सवाल, दैट इज एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन लाइंस। इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है। दूसरा, ठीक है, दूसरा इनकी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब कि आपने तो मल्टीप्लाई करके दे दिया, वापस अलग अलग करो कौन सी थी वो 2 लाइंस। और तीसरा दैट इज पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस केस में मैं नहीं पूछ रहा हूं, बिकॉज दैट इज ऑब्वियसली ओरिजिन। एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में एक इमेज भी बनी रहे। सर ये 2 लाइंस हैं जो कि ओरिजिन से गुजरती हैं, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ये रही L1 और ये रही L2। तो पहले वाले केस में तो भाई साहब आप मुझे tan थीटा बताओ, व्हाट इज tan थीटा, और ये रही वो लाइन। अब सर कैसे बताएं? तो मैंने कहा देख वो तुझे पेयर दे रखा है, एक तेरे पास में तू पेयर खुद बना सकता है ना। तो जरा देखना, इसका कॉपी कर लेते हैं।
ये सारे पार्ट हम बाद में देखेंगे। सॉरी, मैंने क्या किया, मान लेते हैं कि सर इन दोनों लाइंस की जो इक्वेशन है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास करती है तो दोनों का अलग अलग लाइन, दोनों का सिर्फ स्लोप अलग अलग होगा। y बराबर m2x और इस लाइन की इक्वेशन y बराबर m1x। सर कांस्टेंट टर्म क्यों नहीं ली, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है। मैंने कहा अब इनका पेयर बना दे भाई। बना सकते हैं पेयर? हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने कहा ध्यान से देख, तो ये आ जाएगा m2x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय सारी टर्म्स एक तरफ और इसमें भी सारी टर्म्स एक तरफ। बहुत बढ़िया। तो सर ये पेयर आएगा m1 m2 एक्स स्क्वायर, है ना, m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 एक्स वाई माइनस m2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है जी, मेरे ख्याल से बन गई बात। दिस इज m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। सर ये हमारे हिसाब से पेयर है, और मैंने कहा ये हमारे हिसाब से पेयर है भाई। ठीक है, सवाल में ये वाला दे रखा होगा, तूने ये बनाया, तो दोनों को क्या कर दो, कंपेयर। अब कंपेयर करने से पहले सर एक कोफिशिएंट सेम बना लेना। एक कोफिशिएंट क्या बना लेना, सेम। तो सर इसमें अगर हम कोफिशिएंट सेम बनाए, मतलब इसी इक्वेशन को b से डिवाइड कर दें, तो यही इक्वेशन क्या आ जाएगी, दिस इज a अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h अपॉन बी एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो ले भाई, अब सीधा सीधा हमें यहां से पता चल गया कि सर m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है। m1 m2 पहले वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहां पर a बाई बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहां पर m1 प्लस m2 विद नेगेटिव साइन, m1 प्लस m2 वो ये रहा, और यहां पर एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है सर, प्लस 2h अपॉन बी। अब ये वाला जो माइनस साइन है इसको इधर ले आओ, है ना, वो तो कहीं पर भी लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो m1 m2 पता चल गया, m1 प्लस m2 पता चल गया। अब क्या करें सर, दो लाइंस जिनका स्लोप अगर आपको m1 m2 पता है तो टेन थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। टेन थीटा क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सर m1 m2 की वैल्यू तो मुझे दिखाई दे रही है, ये रही, यहां पर तो मैं a बाई बी लिखूंगा। ठीक है सर, m1 माइनस m2 कैसे निकालें। मैंने कहा यार ये दोनों पता है तो निकाल ले यहां से। अगर मान ले मैं तुझसे m1 माइनस m2 पूछूं, तो m1 माइनस m2 का स्क्वायर ये होता है सर m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ये वही चीज लिखी हुई है, बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी, a माइनस बी का स्क्वायर इज a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। इसको ओपन करो, यही लिखा हुआ है। तो m1 प्लस m2 इज माइनस 2h अपॉन बी का स्क्वायर माइनस 4m1 m2 इज दिस, तो 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन बी। तो बी स्क्वायर अगर हम एलसीएम लेंगे 4h स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये m1 माइनस m2 का स्क्वायर आया भाई, ध्यान रखना। तो अगर मैं आपसे m1 माइनस m2 पूछूं तो आप क्या बोलोगे सर, इस पूरे का रूट। ठीक है, अच्छा 4 दोनों को कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा सर 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी, और सर नीचे ये बी स्क्वायर है तो यहां पर मॉड के अंदर चल रहा है तो चलने दो, एक ही बात है। तो सर ये तो इसकी वैल्यू आ गई, और यहां लिखा हुआ है 1 प्लस m1 m2, तो दैट इज a बाई बी, और ये पूरा मॉड के अंदर चल रहा है। अब सर अगर आप यहां पर एलसीएम ले लोगे, दैट इज 1 a बाई बी प्लस 1, तो ये आ जाएगा सर a प्लस बी अपॉन बी। तो यहां से हमारे पास में टेन थीटा का जो है वो फॉर्मूला तैयार हो गया, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का मॉड। लो सर, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आपको ये काम हर बार करना होगा कि 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला। ठीक है,
अब मान लो जैसे मैं इस पे एक सवाल आपसे पूछूं, बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मैंने कहा भाई एक होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, दैट इज 2x² माइनस 5xy प्लस 3y²। ये दो लाइंस है और मैं इनके बीच का एंगल पूछ रहा हूं, दैट इज tan ऑफ थीटा, मुझे बता दो। अब जिसको वो फॉर्मूला याद है तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला से जाएगा, अब जिसको फॉर्मूला नहीं याद तो फिर उसको वो पूरा काम करना पड़ेगा जो मैंने यहां पर आपको एक बार करके दिखाया। तो यू शुड फॉलो द प्रोसीजर ऑल्सो, ठीक है। आप कई लोगों को ऐसा बोलते हुए सुनोगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हमने कोई फॉर्मूला याद कर ही नहीं रखा। फिर उनसे बोलते तू क्या करता है, भाई हम तो ड्राइव कर लेते हैं। तो वो पता है किस बेसिस पे बोल रहे हैं, कि वो बोल रहे हैं कि भाई ये काम हम पेपर में खुद कर लेंगे। आपने किया क्या है सर, दो लाइंस को जो ओरिजिन से पास करती हैं उनको मल्टीप्लाई करके कंपेयर ही तो किया इससे, और फिर यहां पर वैल्यू रख दी। तो ये तो हम भी कर सकते हैं, बट मैंने कहा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये एटीट्यूड भी मतलब अप्रिशिएबल है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, बट ये तो फालतू की मेहनत हुई ना भाई। बाकी तेरा बाजू वाला वो फॉर्मूला याद करके वैल्यू पुट करके जल्दी निकल जा रहा है, तेरा नॉलेज थोड़ी ना कोई चेक करने आ रहा है भाई, या तेरी कोई रफ शीट चेक कर रहा है कि अच्छा इसने m1 m2 की वैल्यू तो निकाली है बट tan थीटा तक ये पहुंच नहीं पाया क्योंकि टाइम की कमी थी, तो चलो इसको 4 मार्क का सवाल था, 2 तो दे ही दो। ऐसा तो होने वाला नहीं है, समझे। तो ये चीज भी पता होनी चाहिए, जिससे आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो सर इसको कंपेयर किया, साफ साफ दिखाई दे रहा है a की वैल्यू 3, 2h मतलब xy का कोफिशिएंट दैट इज -5, और b की वैल्यू आ गई 3। सॉरी, a की वैल्यू इज नॉट 3, a की वैल्यू इज 2। ठीक है, चलिए। तो बस सर इसमें वैल्यू ही तो डालनी है। मैंने कहा ठीक है, 2 अंडर रूट ऑफ h², h की वैल्यू आएगी सर दैट इज 25/4, h का स्क्वायर ये होगा क्योंकि h कितना है -5/2, तो h का स्क्वायर यहां पुट कर दिया, माइनस a इंटू बी होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी, इस पूरे का मॉड। सर ये कितना लगा, 25, 6 इंटू 24, तो ये कितना हो जाएगा जरा देखना, दिस इज 2, और ये लिखा हुआ है सर दिस इज 1/4, तो ये आएगा 1/2, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है सर 5, तो ये आ गया भाई पूरा का पूरा 1/5। तो यहां से थीटा आपके पास में आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/5। थीटा क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ 1/5। ठीक है, तो पहला सवाल मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है, और इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो फायदा होगा, बिकॉज यही सेम फॉर्मूला नॉन होमोजीनियस में भी जाने वाला है। अच्छा, अब आते हैं सर दूसरा पार्ट, फैक्टराइजेशन, कि इन दोनों लाइंस को अलग अलग करना है। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, ये जो आपने लाइंस की इक्वेशन दी है, इसमें y अपॉन एक्स क्या है, व्हाट इज y अपॉन एक्स। जैसे मान लो यहां पर पूछूं कि यहां पर y अपॉन एक्स क्या है, सर y अपॉन एक्स इज नथिंग बट स्लोप, और मैंने कहा इसमें y अपॉन एक्स क्या है, सर इसमें भी स्लोप। तो फैक्टराइजेशन की एक तगड़ी टेक्निक मैं आपको बताऊं, ठीक है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मतलब लाइंस को अलग अलग कैसे करते हैं, दैट इज डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड पुट y अपॉन एक्स बराबर m। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो और इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां पर आपको y अपॉन एक्स दिखे वहां पर m रख दो, m मतलब स्लोप ऑफ द लाइन। तो सर ये हो जाएगा a प्लस 2h(xy) अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b y² अपॉन एक्स स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो सर ये आ गया b y अपॉन एक्स को m लिख रहे हैं तो ये bm² प्लस 2h, एक x कैंसिल हो गया, y अपॉन एक्स बचा तो इसको m प्लस a। कितने लोगों को ये m में एक क्वाड्रेटिक दिखाई दी, सर क्वाड्रेटिक दिख रही है तो पक्का इसके दो रूट्स होंगे, m1 m2, और हमें वही तो दो रूट्स चाहिए। जैसे ही हमें वो दोनों रूट्स पता चलेंगे वही तो स्लोप है, और जैसे ही मुझे स्लोप पता चल गया तो कुछ करना थोड़ी है, एक लाइन होगी y बराबर m1x, दूसरी लाइन होगी y बराबर m2x। तो सर ये क्वाड्रेटिक बनानी थी और बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, y अपॉन एक्स को m बोलना है, बिकॉज y अपॉन एक्स वाला कॉम्पोनेंट रिप्रेजेंट्स m। और यहां से आप ये वाली चीज भी देख सकते हो, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहां पर भी दिख रहा है सर सम ऑफ द रूट्स कितना है -b/a,
और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है सर? दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे आगे बढ़ जाओगे। अब कुछ बच्चे जो है वो इसको थोड़ा सा ओवर स्मार्ट करने की भी कोशिश करते हैं कि सर इसमें ये दोनों चीजें अलग अलग क्यों रखें। मैंने कहा तू क्या करने वाला है भाई? बोले सर मैं तो पहले इस लाइन का फैक्टराइजेशन करूंगा और जैसे ही वो दोनों लाइंस अलग अलग हो जाएंगी उनके बीच का एंगल बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तू अपना रास्ता खुद बढ़ा रहा है, बट हो सकता है कई बार फैक्टराइजेशन ना पूछे, सीधा एंगल पूछे, तो वो फॉर्मूला भी ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाइए जी इसमें पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अच्छा ये फैक्टराइजेशन करके दिखाऊं? जैसे ये वाली इक्वेशन ही है, इसको अगर मैं बोलूं कि भाई फैक्टराइज करो, साथ साथ में मैं आपको सवाल भी करवा दे रहा हूं, मतलब बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, क्योंकि होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज वेरी इजी टू डील। अब की बार मैंने इन दोनों के बीच में एंगल नहीं पूछा, अब की बार मैंने बोला कि भाई इसको फैक्टराइज करके दिखा कि ये क्या मामला लिखा हुआ है। तो सर ठीक है, डिवाइड करो एक्स स्क्वायर से और y अपॉन एक्स को बोल दीजिए m। तो ध्यान से देखना, यहां पर बनेगा 3m स्क्वायर, इसके साथ बनता है 5m और ये बनेगा जी 2। सर होगी फैक्टराइज, 3 और 2 6। इसमें से 3m कॉमन लिया, इसमें से 2, तो दैट इज 3m माइनस 2 और पीछे बचेगा सर m माइनस 1। तो एक लाइन का स्लोप आ गया सर 2/3 और एक लाइन का स्लोप आ गया सर 1। तो जिसको ये मतलब जिन दो लाइंस का ये मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है वो लाइंस कौन सी हैं? y बराबर एक लाइन का स्लोप दैट इज 2/3x और y बराबर दूसरी लाइन का स्लोप सर दैट इज 1 इंटू एक्स। ये वो दो लाइंस हैं जो आपने मल्टीप्लाई की है। अब इनके बीच में चाहे तो एंगल भी निकाल लो, बिकॉज दोनों स्लोप पता चल गए। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये लो सर, ये कितने आने वाला है? ये आने वाला है 1/3, वो भी नेगेटिव का, और ये आने वाला है सर 5/3। मॉड लगाओगे 3 3 कैंसिल, 1/5 बचेगा, तो tan इनवर्स ऑफ 1/5 वही आंसर आएगा। तो सर फैक्टराइजेशन भी हमारी क्लियर हो गई। अब आते हैं सर ये वाला, सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट इज पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर? मैंने कहा उस पर आता हूं। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट डिलीट कर दो। अब मुझे एंगल बाइसेक्टर का पेयर बनाना है, मतलब मैं आपसे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन अलग नहीं पूछ रहा, अब मैं उनका भी पेयर ही पूछ रहा हूं। सवाल समझना पड़ेगा आपको कि सर अगर ये दोनों लाइंस हैं तो इनके बीच में एक बाइसेक्टर ये होगी और दूसरी बाइसेक्टर ये होगी। इफ दिस इज बाइसेक्टर 1 तो दिस इज बाइसेक्टर 2। तो मैं पूछ क्या रहा हूं? पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। दोनों b1 b2 मुझे नहीं चाहिए अलग अलग, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं इक्वेशन ऑफ b1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन ऑफ b2 बराबर 0। आप मुझे ये वाली पूरी चीज बताओ, दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन अलग अलग करके मत बताइए। तो अब बताओ एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन कैसे निकालें? है ना, एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन कैसे निकालें? हमें इन दोनों का पेयर पता है, इसकी और इसका मुझे पेयर चाहिए। तो सर इसकी और इसकी इक्वेशन निकालने के लिए थोड़ा सोचो कि सर इसका लोकस निकाल लेते हैं, इस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, इसका डिस्टेंस इससे और इससे क्या होना चाहिए? बराबर। मैंने कहा देख, इन दोनों लाइंस को पहले अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा। y बराबर m1x, या फिर इसी लाइन को आप m1x माइनस y बोल सकते हो, और इस लाइन को सर आप m2x माइनस y बोल सकते हो। अगर आपको इस पॉइंट का लोकस चाहिए तो इसको बोल दो h, k, और इसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस बराबर कर दो, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट दोनों लाइन से बराबर दूरी पर होता है। तो ठीक है सर, दोनों से डिस्टेंस बराबर कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो सर ये आ जाएगा m2, पहले इसका इससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, m2h माइनस k अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m2 का स्क्वायर का मॉड, और सर इसी पॉइंट का इससे भी डिस्टेंस बराबर कर देते हैं, m1h माइनस k अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m1 का स्क्वायर। अब
अब क्या करो, या तो सर एक प्लस और एक माइनस से दो लाइंस की इक्वेशन आएगी एच के में, उनको फिर मल्टीप्लाई करो, या सबसे बढ़िया तरीका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। मैंने जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर किया, यहां आ जाएगा सर m2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2m2 यहां पर आ जाएगा सर दिस इज m1 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2m1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सर दिस इज 1 प्लस m1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा सर 1 प्लस m2 का स्क्वायर, है ना। अब सारी टर्म्स एक तरफ इकट्ठी कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब सारी टर्म्स एक तरफ इकट्ठी कर लेते हैं। थोड़ी सी सिचुएशन बहुत ही अजीब सी और गंदी सी बनने वाली है। इसको और भी तरीके से किया जाता है कि कैसे और कैसे कर सकते हो, मतलब ये भी एक रास्ता है। दूसरा तरीका आप ये बोल सकते हो और क्या बोलोगे, जैसे इस लाइन का स्लोप आपने m मान लिया और इस लाइन का स्लोप m1 है, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, θ/2, क्योंकि ये पूरा एंगल थीटा है, तो θ/2, तो आपको tan थीटा की वैल्यू पता है, तो tan θ/2 निकल सकता है। और यहां से मुझे आप m की वैल्यू बता दो, वो जो m की वैल्यू बताओगे उस m की जगह y/x रख दूंगा मैं, तो वहां से भी आंसर आ जाता है। बट ये ठीक लग रहा है, देख लो एक बार। तो मुझे फटाफट तुम h स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, ध्यान से देखकर बताना भाई, कोई जल्दबाजी कोई हड़बड़ाहट मत करना। m2/1 प्लस m2 का स्क्वायर, और माइनस इधर से आएगा जो m1/1 प्लस m1 का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे तुम के स्क्वायर का कोफिशिएंट बता दो, तो के स्क्वायर का कोफिशिएंट इज वापस से 1/1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस m1 का स्क्वायर, और मुझे अब एच के का कोफिशिएंट बता दीजिए। तो सर ये वाली चीज जाएगी तो उधर पॉजिटिव की लिखी जाएगी, दैट इज 2m1/1 प्लस m1 का स्क्वायर, और यहां पर इसका जो कोफिशिएंट है 2m2/1 प्लस m2 का स्क्वायर। ये लो सर। अब सर m1 m2 और m1 प्लस m2 हमें पता है, ठीक है। हाँ, गेम बहुत ही खतरनाक हो गया है। लास्ट में समराइज भी कर दूंगा, ठीक है, घबराओ मत। अब ये थोड़ी मुझे जगह चाहिएगी। मैंने कहा अगर दो लाइंस की अगर हम बात करते हैं, हाँ, तो व्हाट इज m1 प्लस m2, ये बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है सर। m1 प्लस m2 जो है वो है ये रहा, -2h/b और m1 m2 a/b, तो -2h/b और m1 m2 इज a/b। अब मैंने कहा आपके पास एक टास्क देता हूं, दैट इज द टास्क ऑफ सिंप्लीफिकेशन, कि भाई इस पूरे डायग्राम से m1 m2 गायब कर दो, a b और h को ले आओ, जो कि लाया जा सकता है बहुत आसानी से। सर ऐसे कैसे गायब कर दो, मैंने कहा देख गायब हो रहा है, पहले इस चीज को देख लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा m2 का स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 का स्क्वायर, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर माइनस m1 का स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। तो सर ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच रहा है m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर अपॉन ये वाले दोनों ब्रैकेट्स 1 प्लस m2 का स्क्वायर और 1 प्लस m1 का स्क्वायर। ये कोफिशिएंट है जी h स्क्वायर का, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो सर ये भी यही चीज आने वाली है, दैट इज m1 का स्क्वायर, देख लो आराम से, ये इधर जाएगा तो दिस इज 1 प्लस m1 का स्क्वायर -1 माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m2 का स्क्वायर और 1 प्लस m1 का स्क्वायर। ये पूरा कोफिशिएंट है किसका, के स्क्वायर का। यहां कोफिशिएंट बताओ जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो सर ये आ जाएगा 2m1
प्लस 2m1m2 स्क्वायर, और इसको इधर भेजो -2m2, है ना। पहले एक काम करो, ये 2 हटाई दो, ये 2 पिक्चर से बाहर कॉमन ले लिया, तो सर इन सभी जगह से हमने 2 हटा दिया। देखते रहना। अब ये इधर गया तो m1 इंटू m2 का स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर m2, और डिनोमिनेटर में सर यही आ रहा है 1 प्लस m2 का स्क्वायर 1 प्लस m1 का स्क्वायर, और बराबर लिखा हुआ है जी 0। तो तीनों का एलसीएम तो सेम है। ले भाई, ये पूरा एलसीएम हमने लिया कॉमन और इसको इधर भेज दिया। ठीक है। अच्छा, यहां पर भी अगर ध्यान से देखेगा तो ये कैंसिल हो गया, तो जो एच स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है सर वो आ रहा है m1 स्क्वायर, ये वाली चीज, और सर यहां पर आ रहा है m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, इसमें आ रहा है m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, इसमें से एक माइनस साइन कॉमन ले लिया, इसको भी m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, यहां k स्क्वायर लिख दिया, और प्लस एच के, और इन दोनों को आराम से देखना, ये वाला आएगा m1 माइनस m2, और इन दोनों में से क्या आ जाएगा बेटा, m1 m2 ले लो कॉमन, यहां बचेगा m2 और यहां बचेगा m1। ठीक है। अब फिर से आप एक काम करो, m2 माइनस m1 कॉमन लो, यहां पर अगर बोलोगे तो यहां बचेगा m1 m2, और इसमें से m2 माइनस m1 कॉमन लिया तो यहां बचेगा -1। एक और फैक्टराइजेशन देखिए, इस पूरे में से मैं m2 माइनस m1 कॉमन लेने वाला हूं, और यहां पर दिखना चाहिए कि m2 माइनस m1 एक फैक्टर आपको प्रेजेंट है, तो यहां बचेगा सर m1 प्लस m2, और यहां भी क्या बचेगा सर, यही चीज, है ना। तो मैं अब ये वाला फैक्टर कॉमन ले रहा हूं, देखना जरा, ये और ये कॉमन लेकर डिवाइड कर दिया, तो पूरा फाइनली गेम बचा क्या। सर ये तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मैंने कहा घबरा मत, लास्ट में तो फॉर्मूला याद करना ही है, बट वो फॉर्मूला कहां से आया वो बता रहा हूं। सर ये लिखा हुआ है m1 प्लस m2 इंटू एच स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है माइनस के बाद में m1 प्लस m2 इंटू के स्क्वायर। तो पहले तो इसी का इलाज कर दो, मतलब कि इन दोनों में से m1 प्लस m2 कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस एच के, और यहां पे आ गया m1 m2 -1 बराबर 0। लो भाई, अब आपके पास में डायरेक्टली एक वैल्यू थी कि जहां पर आपको m1 प्लस m2 दिखे वहां पर -2h/b, जहां पर m1 m2 दिखे वहां पर a/b रख दीजिए भाई। सर दिस इज -2h/b इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, फिर h के m1 m2 की जगह सर हम लिखने वाले हैं a/b -1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो सर ये कितना आ गया, दिस इज h के a माइनस b/b, इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, इस पूरी टर्म को इधर लेकर आ रहा हूं, तो दिस इज h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और साथ में यहां पर 2h/b, b कैंसिल हो गया भाई, h नहीं एक सेकेंड, एक गड़बड़ है वो बताता हूं। अब गड़बड़ क्या है कि सर ये वाले जो एच के है ये लोकस वाले हैं, और वो एच के इनके कोफिशिएंट है, तो कंफ्यूजन ना हो तो एक स्टेप मैं यहीं पे ही कर दे रहा हूं कि भाई इनका एच के का तो वैसे कोई रोल है ही नहीं, लोकस में क्या रोल होता है सर, कुछ नहीं, एच की जगह एक्स, के की जगह वाई, और ये लो, अब ठीक रहेगा, ताकि हमारे एच के और उन वाले एच के मिल ना जाए। तो सर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर -2h/b और प्लस एक्स वाई, ये आ जाएगा सर a/b -1 बराबर 0। तो दिस इज एक्स वाई a माइनस b/b, ये वाली पूरी टर्म इस तरफ लिया, दैट इज 2h/b एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब b से b उड़ा दे। ठीक है, अब इसकी जो इक्वेशन है वो ऐसे ही लिखे तो सबसे बढ़िया है, वरना आप देखोगे कि किताबों में ऐसे लिखी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस b, और एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2h। अब ऐसे लिखने का लॉजिक ये है कि यहां पर आपको याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, आपको याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ये पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है।
अब अगर आपको ये प्रूफ समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं समझ में आया तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली जो हमें ध्यान रखना है वो ये वाली चीज है बस। सर अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, दिस इज POSL, तो इनकी पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर POAB, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेरे ख्याल से सभी लोग समझ जाएंगे, ठीक है। x² माइनस y², सर इसमें x² का कोफिशिएंट क्या होता है a, तो x² के नीचे a, y² का कोफिशिएंट क्या होता है b। मतलब ये फॉर्म क्यों लिखते हैं वो बता रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन में पढ़ी रहो तो बहुत अच्छी बात है। सर इनके बीच में माइनस साइन, तो यहां पर भी माइनस साइन, ठीक है जी। इस तरफ XY का कोफिशिएंट, यहां पर XY का कोफिशिएंट क्या है 2h, तो डिवाइडेड बाय 2h, लो सर, इसलिए उस फॉर्म को यूज किया जाता है, ठीक है, है ना। तो सर कहना क्या चाहते हो, मैंने कहा अभी बताता हूं क्या कहना चाहता हूं। ये रहा तीसरा पार्ट, यहां से हमने प्रूफ वगैरह किया, अब इसको कहां लिखूं, ये प्रूफ बचा रहने दूं क्या, वैसे तो इतना कोई खास बात है नहीं, बेसिकली थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वाला सवाल करवाया था मैंने आपको, इसमें मुझे आप पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर बता दो, ये दो लाइंस हैं जी, इन दोनों लाइंस के बीच में पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर POAB, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो सर पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता है x² माइनस y², पूरे अपॉन में इसका कोफिशिएंट एंड XY में अपॉन में इसका कोफिशिएंट। ध्यान से देखना, x² का कोफिशिएंट 2 है तो यहां 2, y² का कोफिशिएंट 3 है तो यहां 3, बीच में यहां माइनस तो यहां भी माइनस, XY का कोफिशिएंट सर -5 है, ठीक है ना, आंसर आ गया। तो सर ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट x² माइनस y², ये -1 ये -5, तो दिस इज XY अपॉन 5, जिसको आप बोल सकते हो दिस इज 5x² माइनस 5y² माइनस XY बराबर 0। अच्छा, इसमें एक डाउट और आता है बच्चों को, सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेयर ऑफ इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन में a और b बराबर हो गए तो ये इक्वेशन तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। मैंने कहा तूने अभी प्रूफ से हम जब इस पे आए थे तो हमने इसको याद रखने के लिए ये फॉर्मेट चुना, मतलब आपने a माइनस बी से डिवाइड किया था, एक्चुअल में a माइनस बी था क्या, मल्टीप्लीकेशन में था, तो सर आप इसको ऐसे भी ध्यान रखो, दैट इज 2h x² माइनस y² बराबर a माइनस बी इंटू XY। तो जब इफ a और b बराबर हो जाए, इफ a इज इक्वल टू b, दैट मीन्स 2h x² माइनस y² बराबर, a और b बराबर हो गए तो ये पार्ट 0, सर ये पार्ट ऑब्वियसली नॉन जीरो है, तो यहां से x² बराबर y² आ गया, यहां से सर वो दो लाइंस आ गई, एक y बराबर x और एक y बराबर -x। तो जब a और b बराबर होते हैं तो ये दो लाइंस आती हैं सर, ठीक है। अब कर देता हूं जी समराइज, है ना, क्योंकि तुम्हारी हालत टाइट होगी इसको देखकर, बोले सर ये क्या गेम है। तो होमोजीनियस, क्योंकि बस इसमें फॉर्मूले याद कर लो, नॉन होमोजीनियस में आपको इसकी मदद मिलेगी, इन्हीं फॉर्मूलाज की बहुत अच्छी मदद मिलने वाली है, ठीक है। वापस से ये सारा पार्ट हटा देता हूं। अगर वो आपसे पूछे एंगल बिटवीन द लाइंस, अच्छा ये इक्वेशन दे रखी होगी, इसको देखकर आप खुद a b और h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सर tan थीटा आ जाएगा डायरेक्टली, tan थीटा इज 2 अंडर रूट h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है। फैक्टराइजेशन में क्या करना है सर, प्रोसीजर ध्यान रखो, डिवाइड बाय x² एंड जहां पर y अपॉन x दिखे वहां पर m, ऐसा करने से आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इन m बनेगी, उसके दो रूट्स होंगे m1 m2, और वो लाइंस जिनको फैक्टराइज करना चाह रहे हो वो एक लाइन होगी y बराबर m1x और दूसरी लाइन होगी सर y बराबर m2x। गेम खत्म। तीसरा यहां आ जाइए सर,
तो सर पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बराबर एक्स वाई अपॉन 2h। तो सर ए बी और 2h की वैल्यू या h की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, ये गिवन होगा। बस गेम खत्म, इतना सही तो गेम था। ये है जी समरी। यहां पर होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूरा खत्म हो गया। दिस इज समरी। बोलो अब समझ में आया कि नहीं? प्रूफ दिखाना जरूरी था, है ना? सारे प्रूफ बताने लगूं तो तुम्हारे लिए हेक्टिक लगता है, कुछ कुछ प्रूफ बताने लगूं तो थोड़ा ठीक लगता है। सर ये गेम है भाई। एक सेकंड, कहीं पे गड़बड़ की है मैंने? कहां पर? कहां पर AHC के हुआ बता दो। कुछ गड़बड़ कर दी क्या प्रूफ व्रूफ में? मतलब कहीं पे कुछ? अब वो मैंने स्लाइड भी डिलीट कर दी यार। EAGE में रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है भाई, देख लेते जल्दी से। क्या लिख दिया? ये कौन सा राइटर है जो यहां अलग लिख रहा है, यहां अलग लिख रहा है? कई बार हो जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक, और मैं इस प्रिंटिंग मिस्टेक की भी उसमें जा चुका हूं तह में कि ये क्यों होती है। एक सेकेंड। होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये लो, हाँ फैक्टराइजेशन ये तो बिल्कुल सही। अच्छा 2h नहीं आएगा, h आएगा भैया बोल रहे हैं। तो मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? है? मैंने कहीं पे आपने देखा था क्या? मतलब हाँ हाँ, नहीं जल्दी बताओ, नेक्स्ट क्लास तो कोई बात नहीं, पहले ये बताओ। टू कट हो गया था? हो गया था क्या भाई? जहां तक मुझे याद है, नहीं नहीं दोबारा नहीं जाना चाहता। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहां पे -2h/b था, और यहां पर आया था एक्स वाई इंटू, इसमें साथ में एक 2 था क्या? डेरिवेशन में भूल गए। ठीक है, तो मतलब यहां पर h कर लेते हैं। तो ठीक है भाई, इसको थोड़ा चेंज कर लेना, है ना? इसको थोड़ा चेंज कर लेना, है ना? हम्म। तो फिर यहां पर भी आपको h लिखना है, तो 2h की वैल्यू -5 है, तो h की वैल्यू -5/2 है। तो -5/2 है, तो सर यहां चला जाएगा ये, बस इसको ऐसे ही रहने दो। फिर सर यहां पर मैं कहां भूल गया था भाई, तुमने बताया नहीं। सर आवाज तो आपने हमारी दबा दी। ठीक है ना? क्या ये गेम सारा क्लियर है? आनी मोमडा कर रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये गेम क्लियर है तो छोटी सी चीज ये और देख लो। हाँ बिल्कुल सही। तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब एच स्क्वायर ए बी से बड़ा होगा तो लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस चीज को ध्यान रखना, कहीं पर भी रूट के अंदर कुछ बनता है तो उसको लेकर बहुत सारी कंडीशंस लिखी जाती है। अगर एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है तो दो लाइंस अलग अलग बनेगी, मतलब कि लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब ऐसी लाइंस होंगी, दोनों लाइंस अलग अलग होंगी सर। अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो जाए तो ये दोनों लाइंस आपस में मर्ज हो जाएंगी, तो एक पर दूसरी लाइन लाई करेगी ऐसे। और अगर एच स्क्वायर ए बी से छोटी हो जाए तो लाइंस इमेजिनरी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, ये लो,
जैसे अब ये सर, ये लिखी हुई इमेजिनरी लाइंस, हाँ, ये क्या लिखी हुई इमेजिनरी लाइंस, इसमें लाइंस है ही नहीं, है ना, इसमें लाइंस है ही नहीं, बस आपने एक इक्वेशन लिखकर छोड़ दी। तो दिस रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ओरिजिन से ये गुजर रही है बट लाइंस नहीं है, ऐसे बोला जाता है। है ना, ठीक है। कैसे सर, इसमें वही एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, एम बनाओ, तो सर ये आएगा एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3। जब m बना लिया, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, इसका d निकाल, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका d आ रहा है सर नेगेटिव। तो सर इसमें स्लोप वाली क्वाड्रेटिक की जब नेगेटिव बन रही है तो इसके दो लाइंस आएंगी नहीं, ठीक है। a प्लस बी अगर जीरो हो जाए तो गिवन लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाती हैं, तो गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। इसको आप यहां से फील ले सकते हो कि धीरे धीरे अगर हम a प्लस बी की वैल्यू जीरो की ओर ले जाएं तो ये वैल्यू इंफिनिटी की ओर जाएगी और थीटा कहां जाएगा सर, 90 डिग्री की ओर। ऐसी आप यहां से फील ले सकते हो। अदरवाइज सर m1 m2 की वैल्यू, मतलब दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है और उन दोनों लाइंस का स्लोप ऑब्वियसली m1 m2 बोला था आपने, है ना, तो वो था a अपॉन बी। अगर वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो a बराबर -b, मतलब a प्लस बी बराबर 0। तो कोई भी आपको अगर होमोजीनियस पेयर ऐसा दे रखा हो, दैट इज 7x स्क्वायर माइनस 11xy माइनस 7y स्क्वायर, तो दिख रहा है a प्लस बी 0 है। तो सर ये जो दो लाइंस आपने मल्टीप्लाई की है ये ओरिजिन से गुजरती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ में ये परपेंडिकुलर भी है, ये दोनों लाइंस, है ना। इक्वली क्या, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस ऑफ एक्स, एच 0 होगा, ये भी ठीक है। जो एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो लाइंस इक्वली इंक्लाइंड होती हैं तो ऊपर जितना एंगल उतना ही नीचे एंगल, एक का स्लोप m तो दूसरे का स्लोप -m, स्लोप का सम कितना आएगा 0, और m1 प्लस m2 हमें कितना बताया गया, -2h अपॉन बी, और वो वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां से h की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप आराम से देख सकते हैं। चलिए भाई, अगली क्लास में आए तो इस सवाल को करके आइएगा। कल के बारे में क्या विचार है, कल एक्स्ट्रा क्लास रखी जाए, है ना, थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर सर्कल्स को स्टार्ट किया जाए। बोलो, बोल दो, बोल दो। हाँ, डू इट बाय योरसेल्फ वहीं तक ही है भाई, 51 तक। हाँ, टेस्ट है, अबे यार टेस्ट की टाइमिंग क्या है कल की? एक तो भाई साहब तुम्हारे टेस्ट बहुत हो रहे हैं, ये इतने टेस्ट कौन ले रहा है तुम्हारे? 11वीं वाले बच्चे हैं मासूम से, किसी ने तुम्हें बताया नहीं क्या? उन्हें नहीं बताया क्या? चलो ठीक है फिर, लेट्स टेक सम रेस्ट बिकॉज टुमारो इज योर टेस्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, टेस्ट में परफॉर्म करो और क्या है। वैसे भी मुझे पता है कुछ बच्चे तो इसलिए लिख रहे हैं कि बस टेस्ट का बहाना है, गुरुजी आप मत आ जाना यार। मैं कहा ठीक है नहीं आऊंगा, बट घबराओ मत, किसी ना किसी संडे को तो मैं आऊंगा, और जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन फिर तुम लिखोगे संडे बर्बाद, एक ही हॉलीडे मिलता है ना। हाँ, उस दिन के लिए तैयार रहो फिर। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, है ना। और कल इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच भी है ना। रोको भैया खेलने आ रहे हैं, इनविटेशन भी आया था। हाँ, स्पेशल धोनी जी ने फोन किया था, बोले आ रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, तुम्हारे चक्कर में मैंने उधर मना कर दिया, मैंने कहा मेरे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी है अर्जुना वालों की। अब तुम कह रहे हो कि सर रहने दो, है? हाँ, फेक हॉलीडे, ओ माय गॉड, ये भारी भारी शब्द कहां से ले आते हो भाई? तो फेक हॉलीडे, हमने तो कभी नहीं कहा तेरी फेक आईडी है, प्रिया नाम से है, और तू अपने ही दोस्तों के साथ चैट कर रहा है। तेरे चक्कर में कई तो बेचारे घर से अभी भी पैसे इकट्ठे करके तुझे भेज भी रहे हैं, ये लो प्रिया, कल तुमने कहा था तुम्हारे गोलगप्पे खाने की इच्छा हो रही है, ये लो 100 रुपए। ये भी नहीं बोल रहा कि भाई 100 रुपए के कौन से गोलगप्पे आते, पूरे ग्रुप को खिला रही है प्रिया। झूठ नहीं बोल रहा मैं, सच में।
हाँ, धोनी जी का इनविटेशन नहीं आया, बट एक इनविटेशन मेरे पास रांची से आया हुआ है मैच के लिए ही, काफी बड़े आदमी का। एक लिख रहा है डूडी सर मिसिंग यू। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है, कल कोई क्लास नहीं है। मैं भी इतना ध्यान रखता हूं तुम्हारा, फिर भी तुम यार मेरे से इतनी नफरत क्यों नहीं करते हो? जस्ट किडिंग, करने मत लग जाना भाई। ठीक है, एंजॉय द टेस्ट, और फिर शाम को मैच वैच देख लेना, थोड़ा इसको भी रिवाइज कर लेना भाई। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे, 1 घंटा मतलब 1.5 घंटे के बाद में 15 मिनट हम सर्कल्स पढ़ेंगे कल, ठीक है? चलिए, बाय बाय। एक बोला झूठ, अबे रहने दे।